उसने जैसे एक गरम आलू चिन्मो के हाथ में दे दिया हो। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो गाओसू और लूचियान का सामना कैसे करे। लूचियान की फीलिंग्स की उससे ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन वो गाओसू को एम्बेरस भी नहीं करना चाहता था। आज रात का डिनर शायद ऑकवर्ड होने वाला था। ये जानते हुए भी कि सब अजीब होगा, अब वो भाग नहीं सकता था। शाम के 4 साढ़े 4 बजे गांवसू ने चिन्मो को कॉल किया और पूछा वो कब फ्री होगा। चिन्मो ने कहा कि वो ऑलरेडी फ्री है। ये सुनते ही गांवसू खुश हो गया और तुरंत पूछा कहाँ मिलना है। बोला कि आज रात प्रॉपर्ली ड्रिंक करेंगे। चिन्मो ने उससे कहा कि पेरिस स्प्रिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर एक सिंपल सा छोटा रेस्टोरेंट है, वहीं आ जाओ, आज का ट्रीट उसकी तरफ से है। गांवसू ने तुरंत हाँ बोल दिया और कॉल कट कर दिया। चिन्मो को नहीं पता था कि आज रात क्या होने वाला है। क्या उनकी 10 साल पुरानी दोस्ती टूट जाएगी या और स्ट्रांग होगी, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। सालों में दोनों बदल चुके थे, उनके सर्कल्स भी अलग हो गए थे। कुछ बातें थी जो चिन्मो कह नहीं पा रहा था, इसलिए सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया। शाम 5 साढ़े 5 बजे गाउसू और लूचियान साथ में रेस्टोरेंट पहुंचे। चिन्मो अचानक थोड़ा नर्वस हो गया। वो अपनी दोस्ती बचाना चाहता था, लेकिन शान यशु की काइंडनेस को भी धोखा नहीं देना चाहता था। वो एक डिलेमा में फंस गया था। मोमो, तुम कब से यहां हो? गाउसू ने चेयर खींचते हुए पूछा। उसने पहले लूचियान के लिए चेयर निकाली, फिर खुद उसके पास बैठ गया और थोड़ी फॉर्मल टून में बोला, तुम यहीं आसपास रहते हो? चिन्मो ने सिगरेट निकाली, गाउसू को दी और पास वाले रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं पेरिस स्प्रिंग में रहता हूं, काफी पास है। लूचियान बाहर देखकर मुस्कुराकर बोली, ये कॉम्प्लेक्स तो बहुत सुंदर है, रेंट भी काफी महंगा होगा। कल तुमने झूठ बोला था कि तुम डिलीवरी का काम करते हो, काफी फनी हो तुम। क्या तुम्हें डर था कि गाउसू तुमसे कोई फेवर मांग लेगा? तुरंत गाउसू ने उसे रोक दिया, बकवास मत करो, मोमो ऐसा इंसान नहीं है। चिन्मो ऑकवर्डली मुस्कुराया, मेन्यू गाउसू को दिया और बोला, जो चाहो ऑर्डर करो, आज सब मेरी तरफ से है। मेन्यू पकड़ते हुए गाउसू मुस्कुराकर बोला, फिर मैं फॉर्मल नहीं बनूंगा। तुम किटी इंटरनेशनल होटल के एचआर डायरेक्टर तक पहुंच गए हो, मैं सच में तुम्हारे लिए खुश हूं। जब खाना आ गया तो बातचीत का टॉपिक बार बार किटी इंटरनेशनल होटल पर ही आता जाता। वो लोग पूछते रहे कि अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, सैलरी कितनी है, कंपनी स्ट्रक्चर क्या है। बहुत से सवालों का जवाब चिन्मो को खुद नहीं पता था, इसलिए वो बस ऑकवर्ड स्माइल देता और टॉपिक चेंज कर देता। गाउसू और लूचियान दोनों समझ गए थे कि चिन्मो सवालों से बच रहा है। पूरा माहौल अजीब सा हो गया, एक सप्रेस्ड और ऑकवर्ड साइलेंस बना रहा। आखिर लूचियान से रहा नहीं गया। चॉपस्टिक्स पकड़कर थोड़ी अजीब टोन में बोली, गाओ, लगता है मोमो नहीं चाहता कि तुम किटी में काम करो। चिन्मो ने तुरंत जवाब दिया, तुम लोगों को जॉब मिलेगी या नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। लूचियान तुरंत बोली, ये कैसे हो सकता है? आज इंटरव्यू तुमने ही लिया था। मैंने सुना है श्याओ जनरल मैनेजर की असिस्टेंट है और उसने भी कहा कि तुम डिसाइड कर सकते हो कौन रहेगा कौन नहीं। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है? गाओसू ने चिन्मो की तरफ देखा और सिंसियर टोन में बोला, मोमो, ये जॉब मेरे और चियान दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुनमिंग में कई 5 स्टार होटल्स हैं, लेकिन कंपेयर करने के बाद हमें लगा कि किटी हमारे फ्यूचर ग्रोथ के लिए बेस्ट है। क्यों? चिन्मो ने कंफ्यूज होकर पूछा। गाओसू धीरे से बोला, जैसे कोई सीक्रेट शेयर कर रहा हो, तुम किटी में काम करते हो, तुमने भी सुना होगा, किटी ग्रुप के बॉस शुनजोंग प्लेन क्रैश में मर गए। रेस्क्यू एफर्ट्स फेल होने के बाद हवाई में उनकी डेथ कंफर्म हो गई। रूमर यह है कि अब किटी होटल को शुनजोंग की इलेजिटिमेट डॉटर चला रही है। वो अब बड़े लेवल पर स्टाफ चेंजेस कर रही है, अपनी टीम बना रही है और अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना चाहती है। ऐसे टाइम पर उसे सबसे ज्यादा जरूरत है फ्रेश ब्लड की। इसी वजह से हमने किटी चूज किया, गाओसू ने कहा। केओस के टाइम पर ही लोग अपना नाम बनाते हैं। मैं और चियान भी ट्राई करना चाहते हैं। किसी स्टेबल और बोरिंग कंपनी में जाने से बेटर है कि कंपटीशन से भरी जगह में जाकर अपनी वैल्यू प्रूफ करें। गाओसू की सोच समझ गया, ये सच में एक ऐसा मौका था जहां कोई स्टैंड आउट कर सकता था, लेकिन वो अपनी कॉन्शियंस के खिलाफ जाकर लूचियान को हेल्प नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बस सॉफ्टली समझाने की कोशिश कर सकता था। ऑनेस्टली, एक स्टेबल वर्क एनवायरनमेंट भी बुरा नहीं होता, और किटी में कम से कम इतनी पॉलिटिक्स तो नहीं होती। गाओसू ने सीधा उसकी तरफ देखा और कहा, सीरियसली, अगर तुम कर सकते हो तो प्लीज इंश्योर करो कि मैं और चियान दोनों सेलेक्ट हो जाएं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पूरे डिनर के दौरान चिन्मो ने गाओसू तो कोई क्लियर आंसर नहीं दिया, बस इतना बोला कि वो लोग घर जाके कॉल का वेट करें। घर आने के बाद चिन्मो फिर से उस अबैंडन वेयरहाउस वाली इंसिडेंट के बारे में सोचने लगा। तब शान यशु ने श्यू हाउ से कुछ कहा था, डैड के मरने से पहले उन्होंने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। अगर चिन्मो का गेस सही था तो गाओसू जिस इलेजिटिमेट डॉटर की बात कर रहा था वो ऑलमोस्ट डेफिनेटली शान यशु ही थी। रेस्टोरेंट से निकलते वक्त चिन्मो ने लेफ्ट ओवर फूड पैक कर लिया था। लूचियान सच में कंफ्यूज लग रही थी, उसकी आंखों में सवाल था। डायरेक्टर लेवल का बंदा भी लेफ्ट ओवर्स घर ले जाता है?
अगर चिन्मो उससे कहता कि ये एक स्ट्रे डॉग के लिए है तो वो शायद कभी बिलीव नहीं करती। घर पहुंचने पर लिन फे का बेडरूम डोर खुला था। जब चिन्मो वहां से गुजरा, उसने उसे कंप्यूटर के सामने बैठी देखा, कैमिजोल पहने हुए काम कर रही थी। चिन्मो बैल्कनी पर गया और शान यशु को कॉल किया। अब इतनी रात को क्या हुआ? शान यशु ने पूछा। क्या ये हायरिंग वाली ही बात है? चिन्मो ने कहा। आज गाओ और लू चियान ने मुझे डिनर पे बुलाया था। तुम समझ सकती हो उन्होंने क्या कहा होगा। मुझे लगता है ये जोक अब यहीं खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये चलता रहा तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी। तुमने इंटरव्यू रिकॉर्डिंग भी देखी है। तुम सबसे अच्छी तरह जानती हो कौन एक्चुअली डिजर्व करता है। मेरे हिसाब से गाओ सू और बाई पे सबसे सूटेबल है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दो। लेकिन शान यशु का टोन तुरंत थोड़ा नाराज हो गया। चिन्मो, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैंने जो तुम्हारे लिए फेवर किया वो मैंने प्रॉपरली नहीं किया? तुमने मुझे डिनर पे बुलाया, मैं गई, इवन दो मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। मुझे ऐसे सोशल डिनर्स बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी मैं एंड तक रुकी। मैंने ये भी टॉलरेट किया कि लोग मुझे एक डिलीवरी वर्कर की तरह ट्रीट कर रहे थे। जब मैं किसी से प्रॉमिस करती हूं मैं उसे प्रॉपरली फुलफिल करती हूं, लेकिन अब तुमने जो प्रॉमिस किया था उसे बीच में छोड़ना चाहते हो? प्लीज प्रॉब्लम मत बनाओ, चिन्मो ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करते हुए बोला। मुझे पता है तुम मेरी हेल्प करना चाहती थी मेरा गुस्सा निकालने में, और मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन अब सिचुएशन सीरियसली चेंज हो गई है। ये मेरी गांव के साथ फ्रेंडशिप को हर्ट करने वाला है। शान यशु ने फर्म टोन में जवाब दिया। तुम्हें किसी को हर्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम गाओ सू और लू चियान दोनों को हायर कर सकते हो। मैंने तुम्हें ऑलरेडी अथॉरिटी दे दी है। चिन्मो ने फ्राउन करते हुए कहा। तुम इतनी स्टबन क्यों हो? ये तुम्हारी कंपनी है, क्या तुम अपने बिजनेस को मजाक बना रही हो? दूसरी तरफ से शान यशु का टोन थोड़ा ठंडा और तेज हो गया, जैसे वो जानबूझकर उसे इरिटेट कर रही हो। नहीं, ये रिवेंज है। रिवेंज? किस बात का? जो तुमने मेरे खाने के साथ किया था। कल सुबह मेरे ऑफिस आओ, खुद हायरिंग कॉल्स करो, 2 लोगों को एचआर में रजिस्टर करने के लिए बोलो और उन्हें काम ज्वाइन करने दो। जैसे ही तुम ये कर दोगे, तुम्हारा जो मुझ पर फेवर था वो खत्म हो जाएगा। और अगर तुम खुद को एक आदमी समझते हो तो बीच में क्विट मत करना। ये कहकर शान यशु ने फोन काट दिया। चिन्मो को अचानक ऐसा लगा जैसे वो किसी पायरेट शिप पर चढ़ गया हो और अब वापस उतरने का कोई रास्ता नहीं बचा। जब वो बैल्कनी से अंदर आया तभी लिनी फे अपनी रूम से निकलकर बाथरूम जा रही थी। उसने कैजुअली उससे ग्रीट किया, तुम आजकल काफी बिजी लग रहे हो काम में। चिन्मो ने सिर हिलाया और पूछा, तुम भी काफी थकी हुई लग रही हो, क्या चल रहा है? लिनी फे ने थोड़ी थकी हुई आवाज में कहा, कंपनी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है और मैं लगातार प्रपोजल्स बना रही हूं। तुम्हें बाथरूम चाहिए अभी? अगर नहीं तो मैं पहले शावर ले लेती हूं। चिन्मो अपने रूम में लौट गया और बेड पर लेटकर बार बार सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। उसके सामने एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसका कोई सही जवाब ही नहीं था। अगला दिन बाहर तेज बारिश हो रही थी। शिन्यूचू के ऑफिस में चिन्मो को सबसे ज्यादा उसकी नजर पसंद नहीं थी। उसकी आंखों में हमेशा हल्का सा मजाक या ताना होता था। कॉफी टेबल पर एक डेस्क फोन रखा था। शिन्यूचू सामने बैठी थी, हाथ में कॉफी का कप लिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड। चिन्मो फोन को घूरते हुए डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था। जब उसने दांत भींचकर फाइनली डायल करने का सोचा, तब शिन्यूचू ने शांत आवाज में कहा, जैसे उसने उसकी हेजिटेशन देख ली हो, एक बार पीछे हटकर सोचो, अगर तुम अभी गाओ सू और लू चियान को जाके बोलो कि तुम एक्चुअली एचआर डायरेक्टर नहीं हो, क्या वो तुम्हारी बात मानेंगे? चिन्मो ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तो शुरू से ही तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही थी कॉन्फिडेंस वापस लाने में। तुम बस मुझे एक नो विन सिचुएशन में धकेलना चाहती थी, है ना? शिनीचू के होंठ हल्का सा हिले और एक पल के लिए उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट दिखा। फिर ठंडी आवाज में बोली, जो सोचना है सोचो। ये कहकर वो उठकर अपनी डेस्क पर चली गई। अंदर ही अंदर चिन्मो जानता था कि वो सही कह रही थी। अगर वो अब सच बताता भी कि वो एचआर डायरेक्टर नहीं है तो गाओसू और लूचियान कभी बिलीव नहीं करते। तो फिर हेजिटेशन का क्या फायदा? चिन्मो ने फोन उठाया और इंटरनल लाइन डायल की। कॉल सीधा शाऊ को गया। रिसीवर पकड़कर उसने कहा, गाओसू को इन्फॉर्म करो कि वो सिलेक्ट हो गया है। उसे बोलो मंडे को कंपनी रिपोर्ट करे। ठीक है, दूसरी तरफ से जवाब आया। और दूसरा कौन है? दूसरा? चिन्मो का हाथ फोन पर कांप रहा था। सामने बैठी शिन्यू की नजर उस पर टिकी हुई थी। शाओ ने फिर पूछा, डायरेक्टर चुन, दूसरा कौन रह रहा है? लू चियान का नाम बार बार उसके होंठों तक आया, लेकिन हर बार वो बोल नहीं पाया। फोन से आवाज आई, डायरेक्टर चिन बोलिए, मैं सुन रहा हूं। बाई पे। जैसे ही ये 3 सिलेबल्स उसके मुंह से निकले, उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ पूरी पसीने से भीग चुकी थी। दूसरी तरफ से जवाब आया, समझ गया, मैं गाओसू और बाईपे को इन्फॉर्म कर देता हूं। मंडे को एचआर रिपोर्ट करने को बोल दूंगा। मैं कॉल कट करता हूं। चिन्मो ने पहले फोन रख दिया। वो सोफा पर पीछे टिककर सीलिंग की तरफ देखने लगा। तभी उसने शिन्यू के कदमों की आहट सुनी। वो उसके सामने आकर दोबारा बैठ गई
और बोली, मोमो, थैंक यू। सच में, ये तुम्हारे लिए एक टेस्ट था। टेस्ट? चिन्मो ने सूखी हंसी छोड़ी। किस चीज का टेस्ट? मुझे बच्चे की तरह मत ट्रीट करो। ये सब बस बदला था जो मैंने तुम्हें पहले टीज किया था उसका। अगर पॉसिबल होता तो मैं कुछ दिन पहले वापस जाकर तुम्हारे खाने के बारे में झूठ नहीं बोलता, क्योंकि सच ये है कि मैंने कभी तुम्हारा खाना नहीं खाया था। शिन्यूचू ने कैजुअली कहा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दुनिया में व्हाट इफ जैसी चीजें ज्यादा नहीं होती। एक्चुअली मुझे खुशी है तुमने वो झूठ बोला। उससे हमें और इंटरैक्ट करने का चांस मिला। फिर भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे तुम्हें इतनी मुश्किल सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए था। उसकी बात पूरी होने से पहले ही चिन्मो का फोन बज उठा। जैसे उसे एक्सपेक्टेड था, कॉल गाउसू का ही था। कॉल उठाते ही गाउसू की आवाज आई। दूसरी तरफ से गाउसू की आवाज आई, मोमो, क्या तुम बता सकते हो ये सब क्यों हुआ? शिन्यूचू अभी भी सामने बैठी थी, इसलिए चिन्मो ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूं। कॉल कट करने के बाद चिन्मो का मूड और भी हैवी हो गया। शिन्यू ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं पहले तुमसे माफी मांगती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ मैंने ये सब क्यों किया। तुम मुझे माफ करो या ना करो, लेकिन आज जो तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। चिन्मो चुपचाप उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्का सा गिल्ट था और थोड़ी हेल्पलेसनेस भी थी। धीरे से वो बोली, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी डिलेमा में डाल दिया, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट पर भी तुमने सबसे पहले मेरा ही सोचा। कंपनी को रिसेंटली काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में स्टाफ चेंजेस हो रहे हैं। मैं चाहती हूं कि मेरे पास कुछ ऐसे लोग हों जो सच में मेरे लिए सोचें, ताकि मैं धीरे धीरे अपनी टीम बना सकूं। सच कहूं तो जब मैंने तुमसे कल इंटरव्यूज में हेल्प मांगी थी, मेरा असली इंटेंशन बस इतना था कि तुम अपने दोस्तों के सामने थोड़ा फेस रीगेन कर सको। अगर तुम गाओ सू और लू चियान दोनों को भी हायर कर लेते तो बस एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय होता। वर्स्ट केस में मैं 1 महीने बाद उसे फायर कर देती। यहां तक बोलकर शिन्यूचू रुक गई। उसने ध्यान से चिन्मो के एक्सप्रेशन को देखा, फिर आगे बोली, कल जब तुम इंटरव्यू ले रहे थे मैं सब देख रही थी। मुझे काफी सरप्राइज हुआ कि तुमने तुरंत लू चियान को सिलेक्ट नहीं किया। बाद में जब तुम मेरे ऑफिस आए, तुमने फिर क्लियरली कहा कि वो सूटेबल नहीं है। सच में, मुझे भी लगता था कि वो मेरी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं तुम्हें ये रिक्रूटमेंट पूरा खुद कंप्लीट करने दूं। मैं देखना चाहती थी कि तुम आखिर में क्या चॉइस करोगे। एंड में तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। तुमने सही डिसीजन लिया। ये डिसीजन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था। शायद इससे तुम्हारी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ दोस्ती भी टूट सकती है। मैं बस ये जानना चाहती हूं, तुमने फिर भी ये चॉइस क्यों की? मेरे लिए या खुद के लिए? चिन्मो के होंठ पर हल्का सा ठंडा सा स्माइल आया। ज्यादा मत सोचो, मैं बस अपने प्रिंसिपल्स फॉलो करता हूं। मैं अपनी कॉन्शियंस के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। बहुत अच्छा। शिन्यूचू विजिबली खुश हो गई। मुझे एग्जैक्टली तुम जैसा इंसान चाहिए। चलो अब प्रॉपरली बात करते हैं। बात? किस बारे में? चिन्मो ने सिगरेट निकाली और मुंह में रख ली। शिन्यूचू ने इंस्टिंक्टिवली भावें चढ़ा दी। चिन्मो तुरंत बोला, ऐसे मत देखो, अभी मैं तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूं। अगर मुझे स्मोक करना है तो करूंगा। तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। और फ्यूचर में भी अगर मैं यहां काम करूं तो मेरी स्मोकिंग फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट मत करना। फर्क नहीं पड़ता, शिन्यूचू ने शांत टोन में कहा। कल भी तुमने मेरे ऑफिस में स्मोक किया था। शायद स्मोकिंग तुम्हारी थिंकिंग को स्टिमुलेट करती है। कंपनी में अभी काफी पोजीशंस चेंज हो रही हैं। तुम किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो? किस चीज में इंटरेस्ट है तुम्हारा? चिन्मो मजाक में बोलने वाला था, फूड डिलीवरी, जहां बीच बीच में खाना भी चुरा सकते हो। लेकिन शिन्यूचू ने उसे इतनी तेज नजर से देखा कि वो चुप हो गया। वो उसे घूरते हुए बोली, तुमने पहले कौन सी इंडस्ट्रीज में काम किया है? तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? अब जब उसे समझ आ गया कि वो सीरियस है, चिन्मो ने मजाक बंद करके ऑनेस्टली बोला, फूड डिलीवरी, केटीवी में वेटर का काम भी किया है और कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी भी की है। जितना वो बोलता गया उतना ही उसका कॉन्फिडेंस कम होता गया। आखिर में वो खुद पर हंसकर बोला, बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट हर तरह का लो लेवल काम किया है। अगर तुम मुझे चांस देना चाहती हो तो। शिन्यूचू ने उसे एनकरेज किया, बस ये बताओ तुम क्या करना चाहते हो? सैलरी की टेंशन मत लो, मैं इंश्योर करूंगी कि तुम सेटिस्फाइड हो। तुम्हारी डिलीवरी वाली अर्निंग से कम नहीं होगी। चिन्मो तुरंत बोला, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, डिलीवरी से भी महीने के 6-7 हजार आ जाते हैं। शिन्यूचू ने शांत टोन में कहा, तो मैं तुम्हें 8 हजार दूंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद चिन्मो ने कहा, तो फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड बन जाता हूं। उस वक्त शिन्यूचू के चेहरे का एक्सप्रेशन डिस्क्राइब करना मुश्किल था। वो काफी देर तक उसे देखती रही, फिर पूछा, तुम सीरियस हो? बिल्कुल, चिन्मो तुरंत बोला। सिक्योरिटी जॉब के साथ फ्री रूम और फूड मिलता है। फुल अटेंडेंस बोनस भी होता है क्या? शिफ्ट्स कैसी होती हैं? कितने घंटे काम, कितने घंटे रेस्ट? अगर ब्रेक मिले तो मैं पढ़ भी सकता हूं। ऑनेस्टली गार्ड बनना बुरा नहीं लग रहा। शिन्यू ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोली, तो मंडे से ज्वाइन करो। मैं शीरू को बोल दूंगी कि तुम्हारे लिए सिक्योरिटी पोजीशन अरेंज कर दे।
कंपनी फूड और लॉजिंग कवर करेगी, लेकिन अकोमोडेशन शेयर्ड डॉर्म होगा। सिर्फ एक बेड स्पेस मिलेगा, रेस्ट के लिए इनफ है। एग्जैक्ट शिफ्ट डिटेल्स मुझे नहीं पता, वो नीचे के लोग हैंडल करते हैं। फिर उसने अपनी वॉच देखी और कहा, चलो लंच करते हैं। चिन्मुंदा तुरंत पूछा, पहले ये कंफर्म कर लूं बिल मैं दूंगा या तुम? इस बात पर शिन्यूचू ने उसे एक और बड़ा आई रोल दिया। लंच के बाद शिन्यूचू ने श्याओ से कहा कि चिन्मो को एक सिक्योरिटी यूनिफॉर्म दे दिया जाए। उसने कहा, मंडे को बस ये यूनिफॉर्म पहनकर शाहू के पास जाना, वो तुम्हारी ड्यूटी असाइन कर देगा। चिन्मो को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तो तुम सच में सिक्योरिटी जॉब के लिए 8,000 दे रही हो? शिन्यू ने सीधा जवाब दिया, हाँ। लंच के बाद चिन्मो बुक स्टोर गया। उसने कुछ बुक्स खरीदी जो वो हमेशा पढ़ना चाहता था, लेकिन कभी टाइम न होने के डर से नहीं खरीदता था। साथ ही एक प्रोफेशनल बुक भी ली, होटल सिक्योरिटी सिस्टम्स पर। घर आकर उसने अपने रूम में सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहना और मिरर के सामने खड़ा हो गया। जितनी देर वो खुद को देखता रहा, उतना ही एनर्जेटिक फील करता गया। तभी उसका फोन बजा। गाओ सू का कॉल था। गाओ ने पोलाइटली पूछा, मोमो, बात करने का सही टाइम है? हाँ बोलो, चिन्मो ने तुरंत कहा। गाओ सू ने कहना शुरू किया, मैं पहले बोलूं मुझे लू चियान के लिए, लेकिन चिन्मो ने उसे काट दिया। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। फिर वो जल्दी से बोला, मैं तुम्हें सच बताता हूं, जो लड़की मैं उस रात तुम्हें बर्थडे पर मिलाया था, शिन यूचू, वो एक्चुअली किट्टी की जनरल मैनेजर है और वही शुनजोंग की इललेजिटिमेट डॉटर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। गाओ सू तुरंत शॉक हो गया। क्या? तुमने उस रात मुझे ये क्यों नहीं बताया? अब मुझे समझ आ रहा है मोमो, तुमने लू चियान को हायर क्यों नहीं किया। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, लेकिन अब मुझे टेंशन हो रही है। अगर मैं किट्टी ज्वाइन करूं तो क्या वो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी? चिन्मो ने तुरंत कहा, नहीं, मैं शिन यूचू को ज्यादा टाइम से नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है वो ऐसी नहीं है। सीरियसली टेंशन मत लो, वो जानबूझकर तुम्हें ट्रबल नहीं देगी। मंडे को मिलते हैं, सब डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, मंडे मिलते हैं, गांव ने कहा। फिर अचानक उसने बोला, वैसे तुमने सीरियसली अपना ओल्ड हाई स्कूल ग्रुप चैट चेक नहीं किया? अब तक फोन चेंज करने के बाद इंस्टॉल भी नहीं किया ना? जाके चेक करो। परसों जिंगयाओ ने ग्रुप में मैसेज किया था, वो चाइना वापस आ गई है और अब कुनमिंग में है। इतने सालों में तुम दोनों का कभी कांटेक्ट नहीं हुआ? जिंगयाओ, ये नाम चिन्मो के लिए जैसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन सिर्फ सुनते ही उसके दिल में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। फोन के दूसरी तरफ गांव पूछ रहा था, मोमो सुन रहे हो? हाँ, चिन्मो रियलिटी में वापस आया। अगर वो वापस आ गई है तो ठीक है, इतने सालों से कांटेक्ट नहीं है, शायद हम एक दूसरे को भूल चुके हैं। गांव हल्का सा हंसा। कम से कम मुझे पता है कि कोई एक बंदा अभी भी जिंगयाओ को भूला नहीं है। हम इतने सालों से दोस्त हैं, मैं तुम्हें थोड़ा तो समझता हूं। अगर तुम इतने नॉस्टैल्जिक नहीं होते तो तुम मोमो ही नहीं होते। चुप कर, निकल यहां से। चिन्मो ने इरिटेट होकर हल्की सी गाली दी और फोन काट दिया। उसका मूड खराब था और दिमाग बिल्कुल स्कैटर्ड। लेकिन कॉल कट करने के बाद भी उसकी उंगली मोबाइल के ऐप डाउनलोड स्क्रीन पर ही रुक गई। उसने ऐप डाउनलोड किया, लॉगिन किया और ग्रुप में जिंगयाओ का प्रोफाइल पिक्चर ढूंढ लिया। चैट बॉक्स खोला, लेकिन वो एक भी वर्ड टाइप करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जिंगयाओ उसके हाई स्कूल की स्कूल ब्यूटी थी और उसकी डेस्क पार्टनर भी। उन दिनों रिच फैमिलीज की लड़कियां हमेशा खूबसूरत कपड़े पहनती थीं और उनके पास सब कुछ बेस्ट होता था। जिंगयाओ भी ऐसी ही फैमिली से थी, बिल्कुल ऑपोजिट चुनमो के। सब लोग उसे एक देवी की तरह देखते थे और चुनमो हमेशा फील करता था कि वो उसकी रीच से बहुत दूर है। हाई स्कूल के लास्ट ईयर की बात है। एक रात चुनमो साइकिल चलाकर जिंगयाओ को घर छोड़ने गया। उसके घर के गेट पर खड़ी होकर जिंगयाओ ने पूछा, तुम किस यूनिवर्सिटी का एम कर रहे हो? उस वक्त चुनमो ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि वो हाई स्कूल के बाद पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करेगा। उसकी फैमिली फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन जब जिंगयाओ ने पूछा तो उसने झूठ बोला, मेरा गोल पीकिंग यूनिवर्सिटी है, वहां नहीं हुआ तो मैं यूनिवर्सिटी ही नहीं जाऊंगा। जिंगयाओ ने इसे एक एम्बिशियस गोल समझा, उसे सच का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो खुश होकर बोली, तो फिर हम दोनों इस साल साथ में पीकिंग यूनिवर्सिटी का एग्जाम देंगे। जिंगयाओ के मार्क्स वैसे तो इनफ थे, लेकिन चुनमो के मार्क्स से वो यूनिवर्सिटी मिस हो गई। जब रिजल्ट्स आए, जिंगयाओ ने देखा कि चुनमो के चाइनीज सब्जेक्ट में 0 मार्क्स है। वो शॉक हो गई। उसने पूछा, ये कैसे हो गया? चुनमो ने बस इतना कहा, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन जिंगयाओ ने ये बात मानी नहीं। बाद में उसने खुद समझ लिया, चुनमो ने जानबूझकर पेपर ब्लैंक छोड़ दिया था। डिसअपॉइंटमेंट, फिर दर्द, फिर प्यार, सब एक साथ उसके दिल में था। आखिर में जिंगयाओ ने पीकिंग यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन की, बल्कि फ्रांस पढ़ने चली गई।
और उसके बाद दोनों के बीच कभी कांटेक्ट नहीं हुआ, एक सिंपल ग्रीटिंग तक नहीं। लेकिन अब इतने सालों बाद उसके वापस आने की खबर ने चुन्मो को हिला कर रख दिया। उसके दिल की जो लॉन्गिंग थी वो एक पल में टूट गई। उसने जिंग याओ का सोशल मीडिया प्रोफाइल खोला। फोटोज देखते हुए उसने सालों का चेंज महसूस किया। वो बदल चुकी थी, ज्यादा एलिगेंट हो गई थी। उसकी पुरानी इनोसेंस अब उसकी आंखों में नहीं थी। वो लड़की जो कभी उससे अपना लेफ्ट ओवर ब्रेकफास्ट खिलाकर मजाक करती थी, जैसे वो कभी वापस नहीं आ सकती। आखिर में चुन्मू फिर भी मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने चुपचाप फोन साइड में रख दिया, विंडो खोली और सिगरेट जलाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। शायद इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो उस जैसे कावर्ड्स हैं। मंडे सुबह 8 बजे चुन्मो किट्टी इंटरनेशनल होटल पहुंच गया। आज उसका पहला दिन था सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहने हुए। जब वो मेन एंट्रेंस के पास से गुजरा, एक ऑडी A7 उसके पास आकर रुक गई। कार का विंडो नीचे हुआ और एक लड़की ने सर बाहर निकालकर पूछा, हेलो, क्या आप बता सकते हैं अंडरग्राउंड पार्किंग कहाँ है? लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। उसकी आंखों में अनबिलीफ था। चुन्मू भी शौक में जम गया। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में इतना बड़ा कोइंसिडेंस भी हो सकता है। कार चला रही थी जिंग याओ। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे फिर मिलेगी, वो भी ऐसे और इतनी अचानक। जब चुन्मू फ्रीज हो गया, तब ड्यूटी पर खड़ा एक गार्ड दौड़ कर आया। उसने चुन्मू को अनफेमिलियर देखकर डांटा, मैडम तुमसे कुछ पूछ रही हैं, सुनाई नहीं देता क्या? फिर वो कार के पास झुककर जिंग याओ से पोलाइटली बोला, हेलो मिस, पार्किंग? पार्किंग गैरेज आगे लेफ्ट साइड पर है, टर्न लो, तुरंत दिख जाएगा। चिन्मो का बिल्कुल मन नहीं था जिंग याओ का सामना करने का, और उससे भी ज्यादा डर था कि वो उसे पहचान वाले। इसीलिए वो सीधा मुड़ गया और बिना पीछे देखे किटी इंटरनेशनल होटल की तरफ चल दिया, जैसे किसी से भाग रहा हो। ऑलमोस्ट दौड़ते हुए वो होटल लॉबी में घुस गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जिंग्याओ का वो फेमिलियर गार्डिनिया परफ्यूम अभी भी उसके पीछे हवा में महसूस हो रहा हो, वही परफ्यूम जो वो स्कूल के दिनों में लगाती थी। ड्यूटी गार्ड की डांट पीछे रह गई, लेकिन चिन्मो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कभी भी फट कर बाहर आ जाएगा। वो ही क्यों, और आज ही क्यों? एक तरफ वो, नहीं, थोड़ी ऑकवर्ड सी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में, और दूसरी तरफ जिंग्याओ ऑडी A7 चलाती हुई, उतनी ही खूबसूरत जितनी पहले थी। ये कॉन्ट्रास्ट उस पर लहर की तरह टूट पड़ा, और वो सांस लेना तक मुश्किल महसूस कर रहा था। चिन्मो? अचानक एक आवाज उसके पास से आई। वो शियारू थी, हाथ में फाइल लिए हुए। उसने उसका पीखा चेहरा देखकर पूछा, तुम ठीक हो? प्रेसिडेंट शेन तुम्हें ऑफिस में बुला रही हैं। चिन्मो ने खुद को संभाला और अपने इमोशंस को दबाया। ये पास्ट में खो जाने का वक्त नहीं है, वो यहां काम के लिए आया है। एक गहरी सांस लेकर वो 29th फ्लोर की तरफ चला गया। लिफ्ट के मिरर में उसने अपनी यूनिफॉर्म का कॉलर ठीक किया। रिफ्लेक्शन में अब भी उसकी आंखों में हल्का सा पैनिक था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक जिद थी खुद को संभालने की। उसने शन यूचू के ऑफिस का डोर लॉक किया। अंदर आओ। अंदर से उसकी क्लियर आवाज आई। चिन्मो अंदर गया। शन यूचू डेस्क के पीछे बैठी डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। उसने सर उठाया, चिन्मो को देखा, पेन रखा और पूछा, फर्स्ट डे कैसा लग रहा है? ठीक है। चिन्मो ने अपनी आवाज स्टेडी रखने की कोशिश की। आपको मुझसे कुछ काम था? शन्यू ने सामने वाली चेयर की तरफ इशारा किया। बैठो। चिन्मो बैठ गया। हाथ की पाम्स पहले ही पसीने से गीली थीं। मैंने सुबह एंट्रेंस पर जो हुआ उसके बारे में सुना है, शन्यू ने सीधी आवाज में कहा। चिन्मो का दिल एकदम कस गया। उसे लगा अब डांट पड़ेगी, लेकिन शन्यूचू ने आगे कहा, जो ऑडी A7 चला रही थी वो जिंग्याओ थी, जिंग ग्रुप की हैरिस, और इस बार हमारे होटल के एक इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की इंचार्ज भी। चिन्मो ने शौक में सर उठाया। तो वो काम के लिए वापस आई है? शन्यू ने उसे देखा और बोला, मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, गांव ने अभी बताया, वो तुम्हारी हाई स्कूल स्वीट हार्ट थी। ये कहकर वो थोड़ी देर के लिए रुक गई। चिन्मो ने सर झुका लिया। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें छूना भी हिम्मत मांगता है। फिर अचानक शन्यूचू बोली, आज दोपहर एक कोऑपरेशन मीटिंग है, मैं चाहती हूं तुम मेरे साथ चलो। चिन्मो हैरान रह गया। मैं तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड हूं, क्या ये ठीक होगा? शन्यू ने सर हिलाया। तुम सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो, तुम लोगों को समझने में शार्प हो, और जिंग्याओ भी, वो भी तुम्हारी परवाह करती लगती है। थोड़ी देर रुककर वो बोली, ये हमारी कोऑपरेशन में हेल्प कर सकता है। ऑफ कोर्स, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं फोर्स नहीं करूंगी। चिन्मो कुछ देर चुप रहा। भागने से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वो एक बार पहले भाग चुका था और बहुत कुछ खो चुका था। शायद इस बार उसे थोड़ा ब्रेव बनना चाहिए। ठीक है, मैं चलूंगा।
उसने सर उठाया। इस बार उसकी आंखों में एक नई फर्मनेस थी। शनियू ने सैटिस्फाइड होकर सर हिलाया। 2 बजे फर्स्ट फ्लोर कॉन्फ्रेंस रूम में मिलना। ऑफिस से निकलकर चिन्मो सिक्योरिटी रूम में वापस गया। उसके कलीग्स उसे थोड़ा अजीब नजर से देख रहे थे। क्लियरली सुबह वाली बात फैल चुकी थी। चिन्मो ने उन नजरों को इग्नोर किया। वो एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपनी वो प्रोफेशनल बुक निकाली, होटल सिक्योरिटी सिस्टम्स वाली, और पढ़ना शुरू कर दिया। सिर्फ खुद को स्ट्रांग बनाकर ही इंसान अपने पास्ट के साए से निकल सकता है। टाइम धीरे धीरे बीतने लगा। पता ही नहीं चला कब वक्त निकल गया और देखते ही देखते दोपहर के 2 बज गए। चिन्मो टाइम पर फर्स्ट फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम पहुंच गया। शनियू पहले से ही वहां थी, कुछ कंपनी एग्जीक्यूटिव्स के साथ खड़ी थी। उसे देखकर शनियू ने हाथ से इशारा किया, उसे अपने पास खड़े होने को कहा। कुछ देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम का डोर खुला और जिंग्याओ अंदर आई। वो एक शार्प व्हाइट सूट पहने हुए थी, बाल पोनी टेल में बंधे हुए, बिल्कुल क्रिस्प और केपेबल लग रही थी। जब उसकी नजर चिन्मो पर पड़ी, वो एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में एक कॉम्प्लेक्स सी इमोशन चमकी, लेकिन तुरंत उसने नजर हटा ली और सीधा जाकर कॉन्फ्रेंस टेबल के सामने बैठ गई। मीटिंग ऑफिशियली शुरू हो गई। दोनों साइड्स कोऑपरेशन प्रोजेक्ट के डिटेल्स डिस्कस करने लगे। चिन्मो चुपचाप शनियू के पास खड़ा था, ध्यान से सब सुन रहा था। कभी कभी जिंग्याओ के एक्सप्रेशंस भी ऑब्जर्व कर रहा था। काम के बारे में बात करते वक्त उसकी आंखें फोकस्ड थी, टोन फर्म। वो बिल्कुल अलग लग रही थी उस स्कूल वाली मासूम और ब्राइट लड़की से। मीटिंग के बीच में एक क्लॉज पर डिसएग्रीमेंट हो गया और एटमॉस्फेयर थोड़ा टेंस हो गया। जिंग्याओ ने भौएं चढ़ाते हुए कहा, प्रेसिडेंट शन, इस क्लॉज पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये हमारी कंपनी के कोर इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। शनियू ने भी सीधा जवाब दिया, प्रेसिडेंट जिंग, हमारे होटल की भी अपनी लिमिट्स है। ये क्लॉज हमारे लिए बहुत हार्श है। इसी वक्त चिन्मो को सुबह का वो मोमेंट याद आया जब जिंग्याओ पार्किंग पूछ रही थी। वो क्लियरली यहाँ के एनवायरनमेंट और लोकल सिचुएशन से अभी फेमिलियर नहीं थी। वो थोड़ा हेजिटेट हुआ, फिर धीरे से शनियू की स्लीव खींच ली। शनियू ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। चिन्मो उसके पास झुककर धीरे से बोला, प्रेसिडेंट जिंग अभी कुनमिंग वापस आई हैं। शायद उन्हें लोकल मार्केट और रिसोर्सेज का पूरा आइडिया नहीं है। हम उन्हें लोकलाइज्ड प्रमोशन सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, बिना दोनों साइड्स के कोर इंटरेस्ट्स को हर्ट किए। शनियू की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत सर हिलाया। फिर वो जिंग्याओ की तरफ मुड़कर बोली, प्रेसिडेंट जिंग, मेरे पास एक प्रपोजल है। क्लॉज पर हम दोनों थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। साथ ही हमारा होटल आपकी कंपनी को 3 महीने के लिए फ्री लोकलाइज्ड प्रमोशन सर्विसेज देगा, जैसे होटल के अंदर डिस्प्ले रैक्स और हमारे मेंबर ग्रुप्स में आपकी कंपनी की प्रमोशन। जिंग्याओ क्लियरली थोड़ी सरप्राइज हो गई। उसने कुछ पल सोचा, फिर बोली, ये प्रपोजल कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन मुझे पहले हेडक्वार्टर्स से डिस्कस करना होगा। शनियू मुस्कुराकर बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपके रिस्पॉन्स का वेट करेंगे। मीटिंग यहीं टेम्परेरीली खत्म हो गई। जिंग्याओ उठकर जाने लगी। जब वो चिन्मो के पास से गुजरी, उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस धीरे से कहा, आज शाम 6 बजे होटल के एंट्रेंस वाले कैफे में मुझे तुमसे बात करनी है। ये कहकर वो सीधी चली गई। चिन्मो वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल मिक्स्ड इमोशन से भर गया। शनियू ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा। गुड जॉब, आज तुम जल्दी ऑफ ले सकते हो, अपनी अपॉइंटमेंट के लिए जाओ। चिन्मो ने उसकी तरफ देखा, आंखों में ग्रैटिट्यूड था। थैंक यू। वेलकम, शनियू मुस्कुराई। मैंने बस एक सही डिसीजन लिया। शाम 6 बजे चिन्मो टाइम पर होटल के एंट्रेंस वाले कैफे पहुंच गया। जिंग्याओ पहले से ही वहां थी, विंडो सीट पर बैठी थी। सामने एक लाटे रखा हुआ था। चिन्मो उसके सामने जाकर बैठ गया। वेटर आया तो उसने एक अमेरिकानो ऑर्डर किया। कैफे में शांति थी, हल्की सी म्यूजिक धीरे धीरे चल रही थी। दोनों सामने बैठे थे, लेकिन कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। कैफे का एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड था। काफी देर बाद जिंग्याओ ने फाइनली पहले बात की, उस वक्त तुमने एग्जाम जानबूझकर खराब क्यों किया? उसकी आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें एक हल्का सा कंपन था। चिन्मो ने सर झुका लिया। उसकी उंगलियां कप को जोर से पकड़ रही थीं। ये सवाल जिसका जवाब वो सालों से देना चाहता था। उस वक्त मेरे डैड की किडनी डिजीज बहुत बढ़ गई थी। ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। वो धीरे धीरे बोल रहा था, आवाज हल्की सी भारी हुई। फैमिली की सेविंग्स खत्म हो चुकी थी और जो थोड़ा इनहेरिटेंस था वो भी डैड के ट्रीटमेंट में लग गया। मैं सिंपली अफोर्ड ही नहीं कर सकता था यूनिवर्सिटी जाना। उसने जिंग्याओ की तरफ देखा। तुम्हें पता था मैं तुम्हारे साथ पीकिंग यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी और मैं भी चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नीचे नहीं खींच सकता था। तुम इतनी अच्छी थी, तुम्हें एक बेटर जगह जाना चाहिए था, बेटर लाइफ जीनी चाहिए थी, ना कि मेरे साथ स्ट्रगल करना। इसलिए मैंने चाइनीज एग्जाम जानबूझकर खराब किया ताकि मैं फेल हो जाऊं। मैं चाहता था तुम बिना किसी टेंशन के पीकिंग यूनिवर्सिटी जाओ और अपनी लाइफ शुरू करो। जिंग्याओ की आंखें तुरंत लाल हो गईं, आंसू भर आए।
तुम बेवकूफ हो, वो रुक रुक कर बोली। क्या तुम्हें लगता है ये सब सच में मेरे लिए था? तुम्हें पता है मैं कितनी हर्ट हुई थी जब मुझे पता चला तुम कॉलेज नहीं जा रहे? मैंने तो ये तक सोचा कि तुमने जानबूझकर एग्जाम खराब किया क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे। फ्रांस में पढ़ते वक्त मैं रोज ये सोचती थी कि मैंने क्या गलत किया, तुम मुझसे दूर क्यों हो गए। मैं गाउसू से भी पूछने गई थी, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया। आंसू धीरे धीरे उसके गालों पर बहने लगे। चिन्मो का दिल दर्द से भर गया। उसने इंस्टिंक्टिवली हाथ बढ़ाया उसके आंसू पोंछने के लिए, लेकिन बीच में ही रुक गया। इतने साल, उनके बीच अब एक डिस्टेंस आ चुका था। सॉरी, चिन्मो ने धीरे से कहा। मैं सेल्फिश था, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। जिंग्याओ ने टिश्यू निकाला, आंसू पोंछे और खुद को थोड़ा संभाला। फिर धीरे से बोली, मैं इस बार वापस आई थी एक्चुअली तुम्हें ढूंढने के लिए। मुझे सच जानना था कि उस वक्त क्या हुआ था। मैंने सोचा भी नहीं था कि होटल के एंट्रेंस पर तुमसे मिल जाऊंगी, और ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम वहां सिक्योरिटी गार्ड होगे। तुम्हें उस यूनिफॉर्म में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा तुमने बहुत स्ट्रगल किया होगा इन सालों में। चिन्मो हल्का सा मुस्कुराया। इतना भी हार्ड नहीं था, वो सब पास्ट है। अब मैं ठीक हूं, मेरे पास एक स्टेबल जॉब है और मैं पढ़ भी रहा हूं, खुद को बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। डैड की कंडीशन भी थोड़ी स्टेबल है, डायलिसिस अभी भी होती है, लेकिन पहले से काफी बेटर है। जिंग्याओ ने उसे देखा, उसकी आंखों में हल्का सा सुकून आया। वो धीरे से पूछती है, ये अच्छा है, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? चिन्मो ने उसकी आंखों में वो उम्मीद देखी और हल्का सा सर हिलाया। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ये सुनते ही जिंग्याओ मुस्कुरा दी। आंखों में अभी भी आंसुओं के निशान थे, लेकिन स्माइल बिल्कुल बारिश के बाद वाली धूप जैसी थी। उसके बाद दोनों काफी देर तक बात करते रहे, स्कूल के छोटे छोटे प्यारे मोमेंट्स और इन सालों की अपनी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस। जैसे वक्त ने सब कुछ मिटाया नहीं था, कुछ खूबसूरत चीजें अभी भी बची हुई थीं। जब वो कैफे से निकले, बाहर अंधेरा हो चुका था। जिंग्याओ ने चिन्मो को पेरिस स्प्रिंग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तक ड्रॉप किया। कार गेट पर रुक गई। वो उसकी तरफ देखकर बोली, अगर फ्यूचर में कभी भी हेल्प चाहिए हो, मुझे कॉल करना। ओके, चिन्मो ने सर हिलाया। तुम भी। ये कहकर वो कार का डोर खोलकर उतरने लगा। तभी जिंग्याओ ने उसे दोबारा बुलाया। चिन्मो मुड़कर देखता है। वो धीरे से कहती है, मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देती हूं। तुम्हें भी। चिन्मो मुस्कुराया और कॉम्प्लेक्स के अंदर चला गया। घर वापस आकर उसने देखा लिन फे लिविंग रूम में बूबू को खाना खिला रही थी। बूबू को कुछ दिन पहले ही लिनी फीब घर ले आई थी। उसे बेचारा समझकर अडॉप्ट किया था। जैसे ही बूबू ने चिन्मो को वापस आते देखा, वो तुरंत दौड़कर उसके पास आया, पूंछ हिलाता हुआ प्यार से उसकी पैंट से चिपक गया। तुम आज काफी जल्दी आ गए, लिनी फे ने सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आज जल्दी छुट्टी मिल गई, चिन्मो ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। ये कहकर वो उसके पास गया और दोनों मिलकर बूबू को खिलाने लगे। बातचीत करते करते चिन्मो को पता चला कि लिन फे एक डिजाइन कंपनी में डिजाइनर है और रीसेंट प्रोजेक्ट्स के प्रेशर की वजह से उसका मूड काफी खराब चल रहा था। दूसरी तरफ लिनी फे ने भी चिन्मो के लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में जाना और धीरे धीरे उसे समझने लगी। उन दोनों को एहसास हुआ, जब प्रेजुडिसेस साइड पर रख दिए जाते हैं तो लोगों के बीच घुलना मिलना कितना आसान हो जाता है। अगले कुछ दिन चिन्मो की लाइफ काफी फुलफिलिंग हो गई। होटल में काम करते वक्त वो सिंसियरली सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में सीखता और अपने कुलीग्स के साथ एक्टिवली काम करता। फ्री टाइम में वो बुक स्टोर्स में घंटों बैठकर होटल मैनेजमेंट और मार्केटिंग की बुक्स पढ़ता। शाइनी यूचू भी उसे फ्रीक्वेंटली स्टडी मटेरियल्स देती थीं और उसे मोटिवेट करती थीं कि वो खुद को और इम्प्रूव करे। गाओ सू का काम भी होटल में स्मूथली चल रहा था। वो अक्सर चिन्मो के पास आता, साथ में खाना खाता और कैजुअली वर्क के बारे में बात करता। और एक और चीज, उसका लूचियान के साथ ब्रेकअप हो गया था। उसने कहा, इस दौरान मुझे समझ आ गया कि हम दोनों के वैल्यूज बहुत डिफरेंट है, हम साथ में नहीं रह सकते। ये सुनकर चिन्मो भी उसके लिए खुश हुआ। जिंग्याओ भी कभी कभी चिन्मो को कॉल करती थी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। कभी कभी वो उसे कॉफी पे बुलाती और दोनों अपनी करंट लाइफ के बारे में कैजुअली बात करते। अब उनके बीच वो पुरानी ऑकवर्ड फीलिंग्स नहीं थीं, सिर्फ एक जेन्युइन दोस्ती और एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग रह गई थी। 3 महीने बाद जिंग ग्रुप और किटी इंटरनेशनल होटल का कोऑपरेशन प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च हो गया और नेगोशिएशन के दौरान चिन्मो की परफॉर्मेंस देखकर शाइनी यूचू ने उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट बना दिया। चिन्मो के लिए ये एक सपने जैसा मौका था, इसलिए वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। ऑलमोस्ट हर दिन लेट नाइट तक ओवरटाइम करता। उसकी मेहनत देखकर लिनी फे अक्सर उसके लिए छोटे स्नैक्स बनाकर छोड़ देती थीं और बूबू भी उससे और ज्यादा अटैच हो गया था। रोज शाम को जब चिन्मो घर आता, बूबू पहले से ही डोर के पास उसका वेट करता। एक रात चिन्मो 11 बजे के बाद घर लौट रहा था।
जब वो कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस पर पहुंचा, उसने एक फेमिलियर फिगर देखा। वो उसका सेकंड अंकल थे। सेम पुराना स्टाइल, फेक नाइक टी शर्ट, हाथ पर वही नोटिसेबल टैटू। चिन्मो पास गया। सेकंड अंकल? अंकल मुड़कर मुस्कुराए। मोमो, काम से आ गए? हाँ, चिन्मो ने सर हिलाया। आप यहाँ कैसे? अंकल बोले, कुछ काम से कुनमिंग आया था, सोचा तुमसे भी मिल लूं। सुना है तुम अब काफी अच्छा कर रहे हो, होटल मैनेजमेंट तक पहुंच गए हो। चिन्मो थोड़ा ऑकवर्ड हुआ। मैं बस असिस्टेंट हूं, मैनेजमेंट नहीं। अंकल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो भी काफी अच्छा है, डिलीवरी से तो बहुत बेटर है। तुम्हारे डैड की कंडीशन भी अब थोड़ी स्टेबल है और मैं घर से तुम्हारे लिए कुछ अंडे भी लाया हूं। दोनों बात करते हुए कॉम्प्लेक्स के अंदर चले गए। अंकल ने बताया कि अब उन्होंने अपने शेडी काम लगभग छोड़ दिए हैं और एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है। अब उसने एक छोटा सा ऑटो रिपेयर शॉप खोल लिया था। बिजनेस भी अच्छा चल रहा था और चिन्मय उसके लिए दिल से खुश था। घर पहुंचने पर आवाज सुनकर लिनीफे अपने रूम से बाहर आई। चिन्मय ने इंट्रोड्यूस कराया, ये मेरे सेकंड अंकल हैं चुनशियाओ, और ये मेरी रूममेट है लिनीफे। नाइस टू मीट यू, लिनीफे ने मुस्कुराकर कहा। नाइस टू मीट यू टू, सेकंड अंकल ने भी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। चिन्मय ने उनके लिए पानी डाला और लिनीफे के बनाए हुए स्नैक्स निकाल कर रखे। खाते हुए अंकल बोले, मोनो, तुम्हें इतना अच्छा करते देखकर अब मुझे टेंशन नहीं रहेगी। अब बस मेहनत करते रहना और खुद को कभी डिसअपॉइंट मत करना। चिन्मय ने सिर हिलाया। मैं करूंगा सेकंड अंकल। अगली सुबह चिन्मय उन्हें स्टेशन छोड़ने गया। जाने से पहले अंकल ने उसके हाथ में एक एनवेलप थमा दिया। इसमें 5000 युआन है, रख लो। हमेशा इतना मत बचाओ, कुछ अच्छा खरीदो, अपनी हेल्थ भी ठीक करो। चिन्मय ने एनवेलप वापस करने की कोशिश की। सेकंड अंकल, मैं आपके पैसे नहीं ले सकता, अब मैं खुद कमा सकता हूं। अंकल थोड़ा इरिटेट होकर बोले, जब कह रहा हूं ले लो तो ले लो, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारे डैड का ख्याल मैं रख लूंगा, तुम टेंशन मत लो। उनकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर चिन्मय मना नहीं कर पाया। थैंक यू सेकंड अंकल। अंकल मुस्कुराए। पागल लड़के, मुझसे इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है? ये कहकर वो स्टेशन के अंदर चले गए। उन्हें दूर जाते देखकर चिन्मय के दिल में एक गर्म सी फीलिंग भर गई। चाहे वो कितना भी आगे बढ़ जाए, उसका परिवार हमेशा उसके साथ है। आधा साल बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चिन्मय की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखकर शिन्यूचू ने उसे डेप्यूटी मैनेजर प्रमोट कर दिया। अपनी मेहनत से उसने फाइनली इस शहर में अपनी जगह बना ली। उस रात शिन्यू ने गाओसू, लिनीफे और जिंगयाओ सबको डिनर पर बुलाया। टेबल पर सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। एटमॉस्फेयर वार्म और रिलैक्स था। शिन्यू ने ग्लास उठाकर कहा, चिन्मय, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने ये सब डिजर्व किया है। थैंक यू प्रेसिडेंट शैन। चिन्मय ने भी ग्लास उठाया। अगर आप मुझे चांस नहीं देती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। गाओसू, लिनीफे और जिंगयाओ, तुम सबका भी थैंक्स, तुम लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया। कुछ ड्रिंक्स के बाद चिन्मय अकेला बालकनी पर खड़ा हो गया। नीचे चमकती हुई बिजी सिटी को देखते हुए उसने सोचा, रास्ता अभी भी लंबा है, लेकिन अब वो अकेला नहीं था और पहली बार उसे लग रहा था कि वो सच में अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है।